हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया था कि एमकॉम का एक सब्जेक्ट है। और जो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है, उसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से इसे डिस्कस किया जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से है ये इसमें, जिसे हम मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। तो मैंने लास्ट की जो 2 वीडियोस थी, उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो था मार्केटिंग रिसर्च का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिसर्च प्रॉब्लम की प्रोसेस, की जो रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसकी क्या प्रोसेस है। उसके बाद इसका एक टॉपिक आता है रिसर्च डिज़ाइन, उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम प्रोसेस की जो रिसर्च जो प्रॉब्लम है, अनुसंधान संबंधी जो समस्या है, उनके निर्माण से रिलेटेड किस प्रक्रिया को बनाया गया है, किस प्रक्रिया के जरिए कौन सी प्रोसेस है जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप आता है टू डेवलप आ सूटेबल टाइटल, समस्या शीर्षक तैयार करना। कि जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, सबसे पहले उससे रिलेटेड जो भी उसका टाइटल बनता है, उचित जो उसका शीर्षक बनता है, उसको हम तैयार करेंगे। जैसी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे समस्या आपके सामने आई है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सामने आई है, उससे रिलेटेड मीन्स जो उसके लिए सही है, जो उसके लिए सूटेबल है, जो उसको शूट करता है, वैसा टाइटल हम रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसका रखेंगे, ताकि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको पता लगाया जा सके कि ये जो रिसर्च की गई थी वो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड की गई थी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, जिसके अंदर जो भी आपका रिसर्च फॉर्मुलेशन का जो टाइटल है, उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टू बिल्ड आ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या मॉडल तैयार करना। कि जो भी मतलब कि आपने ऊपर जो टाइटल जो आपने रखा है प्रॉब्लम का, उससे रिलेटेड मीन्स जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है कि वो जो प्रॉब्लम आई है उसके क्या क्या रीजंस हैं, उनसे रिलेटेड एक सारांश एक तैयार किया जाता है, समरी एक तैयार कर ली जाती है। और वो जो समरी होती है, जो तैयार करता है एक रिसर्चर, जो तैयार करता है समरी, उस समरी को ही क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं। प्रॉब्लम का कंसेप्चुअल मॉडल बोलते हैं। कि उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में सारी डिटेल दी होती है। कि जो भी मतलब कि आपका रिसर्चर है, उसकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या उसकी प्लानिंग है, और इसके अलावा वो देखता है कि क्या जो प्रॉब्लम आई है उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्यों आई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू डिफाइन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च स्टडी। जो आपका थर्ड स्टेप है, उसके तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या करते हैं, जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपने अनुसंधान जो करना है प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसका जो भी उद्देश्य है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, वो इसमें क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, उसको परिभाषित किया जाएगा। कि इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाना है, किस ऑब्जेक्टिव को इसमें अचीव किया जाना है, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या प्लानिंग है। मीन्स इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है सेटअप इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस, अनुसंधान संबंधी प्रश्न का निर्माण। तो ये जो आपका टॉपिक है उसमें आपका फोर्थ स्टेप क्या आता है, कि जो भी आपका अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उससे रिलेटेड इसमें क्या है, क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। जैसा आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, और वो भी क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में होते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है ना, क्वेश्चन पेपर का एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको
उसके बारे में क्या किया जा सके, आसानी से रिसर्च किया जा सके कि प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है, कब आई है, क्यों आई है, किस कारण से आई है। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसके अंदर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है टू फॉर्मुलेट आउटलाइन ऑफ द हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, जो भी मतलब कि आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं, बहुत सारी उसके पास परिकल्पनाएं होती हैं। तो वो क्या करता है, उनसे रिलेटेड एक आउटलाइन तैयार कर लेता है, एक आउटलाइन उनकी बना देता है। और जो भी आपके हाइपोथेसिस है उनको, जो भी आपके स्टैटिकल टूल्स हैं उनके साथ उनको क्या कर देता, उनकी जांच परख करता है कि उनमें से कौन सी हाइपोथेसिस परिकल्पना सही रहेगी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। तो इसमें क्या है, जो भी आपके हाइपोथेसिस हैं उनकी आउटलाइन तैयार की जाती है, उन आउटलाइन को एनालिसिस किया जाता है स्टैटिकल टूल के द्वारा। और भी मेथड होते हैं जिनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको क्या कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। अब उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है टू स्टेट द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट। अवधारणा की संचालनात्मक व्याख्या करना। अब इसमें क्या है कि जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को लेने के लिए जो भी मतलब कि आपने कंसेप्ट्स जो आप चूज कर सकते हैं, जो भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है कि एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनका यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो भी ऐसा कंसेप्ट होता है कि जो प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, उसको रिसर्च क्या कर लेता है, चूज कर लेता है। और बाद में जो भी वो कंसेप्ट होता है उसको फुल एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, ताकि जो भी मतलब कि सॉल्यूशन जो ढूंढना है, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन को आसानी से क्या किया जा सके, ढूंढा जा सके। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपने क्या किया है, रिसर्च जो आपने करनी है वो उसका स्कोप क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उस प्रोडक्ट का जो स्कोप है, जो रेंज है, वही आपका रिसर्च का भी स्कोप रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें उससे सिर्फ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे बाहर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि जो भी आपका रिसर्च होता है, जो भी आपने रिसर्च प्लानिंग की है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, उसका एक स्कोप तैयार कर लिया जाता है, एक दायरा उसका तैयार कर दिया जाता है, एक क्षेत्र उसका बना दिया जाता है, जिसमें आपका जो रिसर्चर है वो क्या करता है, काम करता है। तो ये आपके कुछ स्टेप्स थे जो क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम का, समस्या की जो पहचान है, जो भी आपकी रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसकी जो पहचान है वो इसी प्रोसेस के द्वारा की जाती है। उसके बाद आपका आता है रिसर्च डिज़ाइन, कि जो आपका रिसर्च जो डिज़ाइन है उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। इसकी एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड आर गिस्ट। रोनाल्ड आर गिस्ट क्या कहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन रेफर टू द प्लान थ्रू विच द नीडेड इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड। अनुसंधान संरचना की धारणा उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा वांछित सूचनाओं का विकास किया जाता है। तो क्या कहता है कि जो भी आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसमें क्या है, इसमें मतलब कि जो भी आपकी मार्केटिंग जो प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी मतलब कि डाटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसको कलेक्ट करने के बाद जो भी एनालिसिस के जो मेथड होते हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उस डाटा का जो कलेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो भी मतलब कि लास्ट में क्या है, सॉल्यूशन मिलता है, उसको इसमें मतलब कि लास्ट में क्या किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है, उस सॉल्यूशन से रिलेटेड कंक्लूजन
निकाला जाता है, प्रॉब्लम से रिलेटेड कंक्लूजन निकाला जाता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो रिसर्च जो डिज़ाइन है उसमें क्या है, उसमें एक प्लानिंग तैयारी की जाती है, फर्स्ट टू लास्ट सारे उसमें स्टेप काउंट किए जाते हैं कि क्या करना है क्या करना है। ये एक तरह का डिज़ाइन होता है कि जो रिसर्च है वो किस प्रकार से की जाएगी, उसमें क्या क्या मेथड लगेंगे, क्या उसके कंक्लूजन्स मतलब कि कैसे ऐसे एनालिसिस किया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिज़ाइन है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या करती है, रिसर्च जो आपका डिज़ाइन होते हैं वो जो आपका रिसर्च जो होता है, जो रिसर्च का जो प्रोसेस होती है उसको एफिशिएंट तरीके से कुशल जो है इफ़ेक्टिव तरीके से उसको एप्लीकेबल करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है रिसर्च डिज़ाइन। इसके कुछ टाइप्स दिए गए हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और थर्ड आपका आता है कैजुअल रिसर्च। इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपकी आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो जो आपकी अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान होता है, इसका जो यूज़ है वो कब किया जाता है, जब जो आपका रिसर्चर है उसके पास जो भी डाटा होता है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं होते, मीन्स वो स्पष्ट नहीं होते, वो इम्प्लाइड होते हैं, गर्भित होते हैं। उनसे जो भी मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रीजंस हैं, जो भी डाटा कलेक्शन किया गया है वो क्या होता है, वो आपका इम्प्लाइड होता है, गर्भित होता है, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं। इसमें मतलब कि जो भी आपके डाटा जो आपने कलेक्ट किया गया है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से इसमें रिलेट किया जाता है, मीन्स उसको प्रस्तुत किया जाता है कि जो भी उससे संबंधित जो भी मतलब कि रीज़न है, जो भी उसके एक्चुअल जो रीज़न्स हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, उससे रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनका पता लगाया जा सके। ये रिसर्च डिज़ाइन उनकी जो मतलब कि एक्चुअल जो रीज़न है कि प्रॉब्लम क्यों आई है उसको पता लगाने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट होती है, एक्सप्रेस होती है बिल्कुल। ठीक है, जब जो मतलब कि आपका रिसर्चर है, जब उसके पास जो डाटा होता है वो इम्प्लाइड होता है, एक्सप्रेस नहीं होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए रिसर्चर इस डिज़ाइन को यूज़ में लेके आता है। उसके बाद सेकंड आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, वर्णनात्मक अनुसंधान संरचना। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिज़ाइन है ये कब यूज़ किया जाता है, जब जो मतलब कि आपके पास रीजंस हैं, जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन मीन्स उनका वर्णन पूरा किया जा सके, उनको फुली एक्सप्लेन किया जा सके, उनके बारे में डीपली पता लगाया जा सके कि जो भी मतलब कि प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है और कहाँ हुई है, उसके बारे में पूरी डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसका काम होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का ये काम होता है। और ये जो आपकी जो ऊपर हमने एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च की है उससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है वो क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जो भी मतलब कि हम प्रॉब्लम लेते हैं उसको बिल्कुल एक्सप्रेस किया जाता है, फुली एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है। इसमें कई प्रकार के मेथड्स होते हैं जिनका इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये जो प्रॉब्लम है उसका डिस्क्रिप्टिव जो है लेके आता है, सारा उसको फुली एक्सप्लेन कर देता है, डीपली उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर लेता है, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उनके बीच में क्या कैजुअल जो रिलेशंस हैं, आकस्मिक संबंध उनके बीच में क्या है, ये उसको डिफाइन नहीं कर पाता। जिसके लिए जो मतलब कि आपका जो थर्ड टाइप है रिसर्च डिज़ाइन का उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए अगर डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या करती है, वो उनके बीच में जो कैजुअल रिलेशन है, आकस्मिक संबंध है, वो उनके बारे में पता नहीं लगा सकती। तो उसके बाद थर्ड स्टेप को यूज किया जाता है जो आपका कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन, जो क्या करती है, जो मतलब कि आपका
जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, मान लीजिए दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हैं, किसी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम है उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या उनके बीच में कैजुअली क्या उनके बीच में रिलेशन है, उसके बारे में कौन बताता है? आपका कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन बताता है। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है रिसर्च डिज़ाइन का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसमें जो भी मतलब कि आपके एनवायरनमेंट में स्टडी करने के बाद जो भी आपके वेरिएबल जो मिलते हैं, उनको ये क्या करता है, एक साथ कर देता है। मीन्स उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है वो सारा कौन डिफाइन करता है? कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन आपका एक्सप्लेन करता है। तो ये आपके रिसर्च डिज़ाइन के कुछ टाइप थे। अब उसके बाद इसका लास्ट जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आता है, जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या उसका महत्व होता है। फर्स्ट आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक सूचनाओं का स्रोत है। इसमें क्या किया जाता है, एनवायरनमेंट में जाके जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड आपको क्या करना होता है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी होती है। तो इससे क्या कहा जाता है, एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की आपको क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी मतलब कि एनवायरनमेंट में होती है उससे रिलेटेड क्या है, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है रिड्यूस इन एक्यूरेसी, अशुद्धता में कमी। तो जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है उसमें क्या है, जो भी आपकी इनएक्यूरेसी है, जो मतलब कि आपकी अशुद्धियाँ हैं, एरर्स हैं, उनका आसानी से क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो भी आपका मार्केटिंग है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो भी मतलब कि आपकी एरर्स होती हैं, जो भी इनएक्यूरेसी होती है, इनएफिशिएंसी जो होती है, उसके बारे में क्या है, आसानी से पता लगाया जा सकता है, और बाद में उनको उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढ के उनको सही भी किया जा सकता है, जिससे कि जो इनएक्यूरेसी है उसमें क्या आती है, कमी आती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन द मोर एफिशिएंटली एंड रिलायबिलिटी, अधिक कार्यकुशलता तथा विश्वसनीयता में सहायक, कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है वो जो भी आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली और जो भी रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता से क्या करता है, काम करवाता है। क्योंकि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है वो आपका रिसर्च जो प्रॉब्लम होता है उसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, डाटा जो कलेक्ट करके देता है वो कौन करके देता है, रिसर्च डिज़ाइन करके देता है, जिससे कि इसे क्या माना गया है, कि रिलायबल माना गया है, विश्वसनीयता माना गया है। जो भी मतलब कि ये क्या करता है, जो आपकी फर्म होती है उसको रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीय डाटा उसे क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, और उसको जो भी आपका एफिशिएंटली है, इनएफिशिएंसी का पता लगा के उसको एफिशिएंट बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन राइट डायरेक्शन, उचित मार्गदर्शन में सहायक, कि रिसर्च डिज़ाइन होता है इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि किसी काम को कैसे करना है, डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है वो इसके बारे में बताया जाता है। तो ये क्या करता है, एक राइट डायरेक्शन क्या करता है, प्रदान करता है, उचित मार्गदर्शन देता है, जो भी आपके फर्म होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, पूर्व अनुमानों में सहायक, कि जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उससे रिलेटेड पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, उसके बेस्ड पे फोरकास्टिंग की जा सकती है। तो ये फोरकास्टिंग में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपका आता है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग आइडियाज़, विचार उपलब्ध करवाने में सहायक, कि हमने अभी क्या पढ़ा कि ये क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो
कई प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि क्या है न्यू न्यू आइडियाज़ भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम के इतने सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इतने आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, इतने विचार मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डिस्कशन भी होता है, इसमें स्टैटिकल टूल मेथड सारा कुछ किया जाता है, इसमें सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि अगर जो आप क्या करते हैं सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उससे रिलेटेड कई प्रकार के क्या आ जाते हैं, व्यूज निकल के आते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को व्यूज क्या करता है, आइडियाज प्रोवाइड करने में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन ऑब्जेक्टिव अचीव, कि जो आपकी प्रॉब्लम है उनके आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें जो भी इसने डाटा उपलब्ध करवाया है वो रिलायबल है, विश्वसनीय डाटा इसने उपलब्ध करवाया है, न्यू न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करवा रहा है, पूर्वानुमान में भी हेल्पफुल है। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर्म के, वो आसानी से आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। उसके बाद आता है सेव ऑफ टाइम, समय की बचत कर सकते हो, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर्स में भी काफ़ी टाइम और पैसा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक है, कि आपकी मशीन में कोई टूट फूट आ गई इनएफिशिएंसी के कारण, और उसको फिर ठीक करवाना, ठीक है। तो उसमें कई प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनसे भी कौन बचाता है, जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो बचाता है, वो उसमें हेल्पफुल होता है, टाइम की बचत में भी ये हेल्पफुल होता है, और कॉस्ट को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है हेल्पफुल इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो भी आपके मानव संसाधन हैं उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन करवाता है, रिसर्च डिज़ाइन करवाता है। रिसर्च डिज़ाइन में सारा कुछ किया जाता है, इसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इनएक्यूरेसी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, एफिशिएंट बनाता है, रिलायबल डाटा उपलब्ध करवाता है, राइट डायरेक्शन देने में हेल्पफुल होता है, फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होता है, प्रोवाइडिंग आइडियाज़ में हेल्पफुल होता है, आइडिया प्रोवाइड करवाता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होता है, टाइम की बचत करवाता है, पैसे की बचत करवाता है, और लास्ट में जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है। तो ये हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में थोड़ा टॉपिक हमने क्लियर किया है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने एक प्रोसेस की, रिसर्च फॉर्मुलेशन जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड की, जो आपके रिसर्च से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, उससे रिलेटेड हमने प्रोसेस को डिस्कस किया। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने आपका रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, और लास्ट में हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि रिसर्च डिज़ाइन की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।